नमस्कार प्रणाम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार और जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी को नोटिस जारी किया था। फिलहाल हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार करने के लिए राहत नहीं मिली है और कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हेमंत सोरेन ने केजरीवाल को जमानत मिलने के आधार पर ही अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई थी। हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई होना चाहिए। अगर चुनाव खत्म होने के बाद सुनवाई होगी तो याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि हेमंत सोरेन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज क्यों कर दिया। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई याचिका को लेकर कहा था कि उन्हें लोकसभा चुनाव का प्रचार करना है। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का हवाला दिया था। यही नहीं, आम चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया था। हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कपिल सिब्बल सोमवार को कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसे ही मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है, इसलिए हेमंत सोरेन को भी चुनाव प्रचार के लिए राहत मिलना चाहिए। कपिल सिब्बल की याचिका वापस लेने से अब साफ हो गया है कि हेमंत सोरेन लोकसभा चुनाव का प्रचार नहीं कर सकेंगे। हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर गिरफ्तार किया था। कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा है कि केजरीवाल मामले में दिया गया आदेश हेमंत पर भी पूरी तरह से लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी है, इसलिए हेमंत को भी प्रचार के लिए राहत हासिल करने का अधिकार है। इसके बाद खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की थी, जिस पे सिब्बल ने कहा कि सुनवाई पहले होनी चाहिए और इसी खंडपीठ में होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव को देखते हुए तत्काल सुनवाई की ज़रूरत है। अगर खंडपीठ पहले सुनवाई नहीं करेगा तो हम याचिका वापस लेने पे विचार करेंगे। हेमंत सोरेन के बारे में पिछली सुनवाई में ईडी ने क्या दलीलें दी थी, देखिए। पहला ये कि हेमंत सोरेन राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करके उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा ये कि राजनेता आम नागरिक से अधिक विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता है। अगर हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो जेल में बंद सभी राजनेता ऐसी मांग कर सकते हैं। तीसरा ये कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से यह साबित होता है कि हेमंत सोरेन अवैध तरीके से संपत्तियां हासिल करने और उन पर कब्जा रखने में शामिल है। यह अपराध से अर्जित आय है। हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल पिछली सुनवाई में क्या दलीलें दी थी, देखिए। कपिल सिब्बल का कहना था कि 8.86 एकड़ ज़मीन का मामला है जो आदिवासी भूमि है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत इसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। 12 प्लॉट है। 1976 से 1986 के बीच गैर आदिवासियों के नाम की रजिस्टर में एंट्री हुई है। तब हेमंत सोरेन 4 साल के थे। इससे उनका कुछ लेना देना नहीं है। हेमंत सोरेन पे आरोप है कि 2009-2010 में उन्होंने ज़मीन पे जबरन कब्जा किया था। उनके खिलाफ 20 अप्रैल 2023 को केस चलाया गया। इस ज़मीन पे बिजली का कनेक्शन आरोपी नंबर 4 के नाम पर है। 2015 में हुई लीज में यह खेती वाली ज़मीन है। साफ है कि यह हेमंत सोरेन के कब्जे में नहीं है। लीज का मालिक राजकुमार है। कपिल सिब्बल ने कहा था कि ये सिविल मामला है, ईडी जांच इसमें नहीं कर सकती है। कपिल सिब्बल ने शिकायतकर्ता बैजनाथ मुंडा और श्यामलाल पाहन का नाम लेते हुए कहा कि ये ज़मीन मालिक होने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये भूइंहरी ज़मीन है, इसलिए मुंडा और पाहन का दावा भी बाधित है। मामला बेनामी लगता है। उन्होंने कहा कि यह सिविल मामला है और इसलिए ईडी जाँच नहीं कर सकती है इस मामला में। रांची जिले के बड़गाई अंचल में लगभग 8.5 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पे कार्रवाई की है। इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने सीएम को 11 समन भेजे थे। इसमें से केवल 2 समन में उन्होंने ईडी के सवालों के जवाब दिए थे। 11वें समन पे जवाब तलब करने के लिए ईडी के अधिकारी 31 जनवरी को उनके आवास पहुंचे। यहां पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा गया कि कथित भूमि घोटाले से
जुड़े धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की शिकायत पर निचली अदालत के संज्ञान लेने के बाद क्या संवैधानिक अदालत उनकी गिरफ्तारी की वैधता की पड़ताल कर सकती है? न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशलीन पीठ ने सोरेन के वकील से पहले यह बताने को कहा था कि नियमित जमानत के लिए उनकी अर्जी खारिज होने के बाद लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत कैसे दी जा सकती है। न्यायालय ने सोरेन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अरुणाभ चौधरी से कहा कि निचली अदालत ने अपराध किए जाने के संबंध में प्रथम दृष्टया रोक अपनाने के बाद अभियोजन की शिकायत का संज्ञान लेने के बाद एक न्यायिक आदेश पारित किया था। यदि इसे चुनौती नहीं दी गई होती तो उस न्यायिक आदेश का क्या होगा? आपको हमें सहमत करना होगा। क्या संवैधानिक अदालत संज्ञान लेने का न्यायिक आदेश पारित होने के बाद गिरफ्तारी की वैधता की जांच कर सकती है? ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सोरेन की अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी है कि उनका मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अलग है, जिन्हें आम चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया एक मामला पाए जाने के बाद 4 अप्रैल को अभियोजन की शिकायत का संज्ञान लिया था। हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ भूमि पे अवैध कब्जा रखने का धन शोधित निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत कोई मामला नहीं बनता है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं संवैधानिक कमजोरी का सवाल उठा रहा हूं, यह मेरी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। यह अनुच्छेद 21 के तहत मेरी स्वतंत्रता के अधिकार को छीनने के संबंध में है। जब कोई मामला ही नहीं बनता है तो क्या मैं पीएमएलए के तहत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती क्यों नहीं दे सकता? यह मेरे अधिकार प्रभावित होते हैं तो संवैधानिक अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यदि अदालत सोरेन को अंतरिम राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है तो उसे यह मानना होगा कि जिस क्षण कोई आरोपी नियमित जमानत के लिए अर्जी दायर करता है, पीएमएलए की धारा 19 गिरफ्तारी की शक्ति को चुनौती देने का उसका अधिकार खत्म हो जाता है। पीठ ने कहा कि हमें इस मुद्दे पर गहन चर्चा करने की जरूरत है और दोनों पक्षों से सहायता की जरूरत है। हमने अभी अपनी राय नहीं बनाई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पे अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और 3 मई को अदालत ने फैसला सुनाया। हेमंत सोरेन की अर्जी की विचार नियता पे प्रारंभिक आपत्ति जताते हुए एसवी राजू ने पीठ से कहा कि इस मामले की तुलना दूसरे मामले से नहीं की जा सकती है, अन्यथा हर दिन कोई न कोई गिरफ्तारी को चुनौती देने आएगा और आपराधिक कार्रवाई ठप हो जाएगी। एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के मामले के विपरीत सोरेन को 16 मार्च को लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से काफ़ी पहले 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने अपने हल्फनामे में कहा है कि सोरेन राज्य सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग कर अपने खिलाफ धन शोधन मामले की जांच प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत के उनके विशेष अनुरोध का विरोध किया है। एजेंसी ने कहा कि 31 जनवरी को सोरेन की गिरफ्तारी को झारखंड उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है और उनकी नियमित जमानत अर्जी निचली अदालत ने 13 मई को खारिज कर दी थी। सोरेन ने 13 मई को केजरीवाल के खिलाफ कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने के शीर्ष अदालत के आदेश का हवाला दिया था और अपने लिए भी इसी तरह की राहत देने का अनुरोध किया था। अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल के मार्फत दायर अपनी अपील में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेता ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने उनकी अर्जी खारिज करने में त्रुटि किया है। सोरेन के खिलाफ जांच रांची में 8.86 एकड़ जमीन से संबंध है, जिस बारे में ईडी का आरोप है कि इसे उन्होंने अवैध तरीके से हासिल किया है। वह अभी रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।